नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीडीएफ में। दोस्तों, हम इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। इसमें हम पाठ्यक्रम के हर एक चरण को श्रेणी वाइज एक के बाद दूसरा हम कवर करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक कवर करने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें एमसीक्यूज़ होगा। तो इस तरह से एक टॉपिक पर आपको एक एक्सप्लेनेशन और दूसरे वीडियो में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक लेफ़्ट ना हो। और साथ साथ में इसका जो पीडीएफ है इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और हर एक टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करके एक उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा, ये डेटा को प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले तो डेटा क्या होता है? डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी हम छोटी छोटी जानकारियाँ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, वो सारी चीज़ डेटा कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने आपका एज पूछा, तो अगर आपने अपना एज बताया 25 ईयर, 25 ईयर जो आपने बताया वो हमारा डेटा हो गया। लेकिन अगर आपने बताया कि मेरी उम्र 25 साल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, क्योंकि आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो केवल 25 जो आपने बोला, ये क्या है? ये डेटा है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप अगर बताते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर या बीए सेकेंड ईयर में, तो केवल इतनी जानकारी देना, केवल जैसे कि नंबर कोई जानकारी आप देते हैं तो वो आपका डेटा होता है। लेकिन आप कंप्लीट जानकारी जैसे देते हैं कि मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ या फिर मैं क्लास बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, तो इस तरह से जो पूरी जानकारी देते हैं वो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और सिंगल स्मॉल एंटिटी जो होती है वो डेटा कहलाती है। किसी चीज़ के बारे में जो सिंगल एंटिटी होती है, स्मॉलेस्ट पीस, छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं, उनको डेटा कहते हैं। और इसको इनपुट के माध्यम से, यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? सीपीयू होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद उसको हमें आउटपुट डिवाइस पर, जैसे मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, वहाँ पर डिस्प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कीबोर्ड से हमने यहाँ पर 2 दिया और फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्लस देते हैं और 5 देते हैं, तो 2 एंड 5 हमारा डेटा हो गया। और यहाँ पर जो प्लस है, प्लस हमारा कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन है, जो कि हमारा कंप्यूटर इस पर वर्क करेगा, यानी कि प्लस करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये 5 और 2 हमारा डेटा हो जाएगा। तो जब ये सीपीयू के पास जाएगा तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको ये प्रोसेस करेगा और रिजल्ट हमको 7 आउटपुट डिवाइस पर, यानी कि मॉनिटर पर इसको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है। इनपुट के बाद उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइस पर शो कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा कंप्यूटर काम करता है।
कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कंप्यूटर हमारा काम कैसे कैसे करता है। तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता क्या होती है, ये तेज़ गति से काम करता है, यानी कि हाई स्पीड। आपको पता ही होगा कि ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड काम करता है, यानी हमारे पलक झपकते ही यह मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर लेता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कि जो प्रोग्राम के द्वारा या फिर जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सबसे ख़ास बात इसकी ये होती है कि इसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ होती है, आदमी से बहुत कई गुना ज़्यादा होती है। तो इसी इसी की वजह से जो है, इसकी तेज़ स्पीड की वजह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी, यानी कि जब ये काम करता है तो इसमें जो है कोई गलती नहीं होती है। अगर कोई संभावित गलती होती है तो जो यूज़र है, जो जो आदमी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके साइड से गलती होती है, तभी इसमें संभव हो पाता है कोई गलती हो पाना। अदरवाइज़ इसके साइड से कोई भी गलती नहीं होती है। इसका काम जो भी होता है वो एक्यूरेट होता है, यानी एरर फ्री होता है। तीसरी खास बात इसकी ये होती है स्मृति, यानी कि मेमोरी। ये काम करने के बाद इसका जो डेटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में वापस इस्तेमाल में ला सकें। और सबसे ख़ास बात इसकी है कि स्वचालन, यानी स्वतः कार्य करने की क्षमता, ऑटोमेशंस। बहुत सारे काम इसमें जो है एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये खुद ही कर डालता है। तो खुद करने का मतलब ये है कि हालांकि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये खुद से कुछ भी नहीं करता है। उस हर काम को करने के लिए इसको जो है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो स्टेप वाइज जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा प्रोग्राम हो जाता है। तो प्रोग्राम के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो करता है और काम को कंप्लीट करता है। बहुउद्देशीय मतलब कि एक से अधिक काम करने वाला, मल्टीपर्पज़, जिसको हम वर्सेटाइल भी कहते हैं। मल्टीपर्पज़ को हम वर्सेटाइल भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर वर्सेटाइल का मतलब, बहुउद्देशीय का मतलब ये है कि कोई भी मशीन जब एक से अधिक कार्य करती है तो उसको बहुउद्देशीय कहा जाता है, वर्सेटाइल मशीन कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं कि जो एक के साथ बहुत सारे काम करती हैं। तो कंप्यूटर को हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारे फील्ड में काम में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई के क्षेत्र में ड्राइंग करना हुआ, म्यूजिक सुनना हुआ, फिर इसके बाद हम मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ देख सकते हैं। तो हर एक फील्ड में इसका यूज़ होता है, तो इसी वजह से इसको हम बहुउद्देशीय जो है मशीन कहते हैं। ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए रियल लाइफ में जो कुछ और मशीनों का भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर, अगर इंडिविजुअली ट्रैक्टर को अगर देखा जाए तो कोई और काम नहीं करता है वो सिवाय चलने के। वो पावरफुल एक इंजन होता है, बट उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं अलग अलग कामों में। जैसे अगर उसमें टाली लगा दिया तो फिर हम उसमें सामान ढोने का काम कर सकते हैं, क्रेशर लगा दिया तो गन्ने की पेराई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देख सकते हैं हम कि जो है अगर हम थ्रेशर लगा देते हैं तो हम उसमें अनाज निकाल पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कंप्यूटर तो हमारा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मशीन है, ये बहुत सारी फील्डों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज़ या फिर वर्सेटाइल मशीन। अब थकान रहित, यानी कि ये चूँकि ये मशीन है तो जाहिर सी बात है ये थकेगा नहीं। आदमी 2 घंटा 3 घंटा काम करेगा तो ये थक जाएगा, लेकिन मशीन होने की वजह से ये थकता नहीं है। तो थकने की बात मतलब अगर आदमी बैठ के काम करता है तो थक जाता है, लेकिन ये मशीन है तो ये कभी भी थकेगा नहीं, ये लगातार काम करेगा। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसे कंप्यूटर हैं। हमारे कंप्यूटर्स तो मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा हम काम करेंगे तो उसको बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जो सभी जब से वो लगाए गए हैं, जब से वो स्टार्ट किए गए हैं, तब से कभी बंद ही नहीं किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर के रूप में काम करते हैं, तो उनका बंद होना नहीं पॉसिबल होता है, उनको बंद नहीं किया जा सकता। तो अगर इनको बंद कर दिया जाए तो सिक्योरिटी की बहुत बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग। तो कंप्यूटर चूँकि एक मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहला जो है इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट 3 यूनिट इसमें बेसिकली होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन यूनिट्स का जो है जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हमारा इनपुट होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड और माउस की, जहाँ से हम
डेटा कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को डेटा देने के बाद जो है वो डेटा हमारा जो है आता है कहाँ पर, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को जो है प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है हमारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा। जैसा भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या जो भी प्रोसेसिंग करना है, तो ये प्रोसेस जब कर लेता है तो फिर उसका रिजल्ट जो होता है वो हम आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पर या प्रिंटर पर ये जो है डिस्प्ले कर देता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट के बाद हमारा क्या होता है, उस डेटा पर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि हमारा ये सेकेंड स्टेज पी हो गया। और थर्ड हमारा जो है सीपीयू यानी इनपुट, ये हो गया हमारा प्रोसेस, और तीसरा हो गया आउटपुट। तो सबसे पहले हमारा होता है इनपुट, यानी डेटा कंप्यूटर को फीड करते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, यानी सेकंड स्टेप हमारा पी हो गया, और थर्ड स्टेप हमारा हो गया क्या, रिजल्ट, जिस पे दिखाया जाता है, यानी कि आउटपुट। तो कंप्यूटर हमारा इसी साइकिल में काम करता है, यानी कि इनपुट साइकिल में काम करता है। कौन, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी आईपीओ साइकिल इसको कहा जाता है। कभी कभी इस पर क्वेश्चन बनता भी है कि आईपीओ साइकिल क्या है। तो हमारा आईपीओ साइकिल क्या है, यानी सबसे पहले इनपुट, फिर हमारा प्रोसेसिंग, फिर हमारा आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इनकी हेल्प से हम डेटा कंप्यूटर को फीड करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो सीपीयू होता है। इस सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस आर, विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपका सीपीयू हो जाता है। और तीसरा आपका आउटपुट यूनिट, यानी कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर। कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो उनको आप लोग याद रखिएगा। सीपीयू में जो है, सीपीयू के जो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें होता है एएलयू। एएलयू इसका सबसे मेन पार्ट होता है। जो सीपीयू, ये जो चिप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें यही सीपीयू का, यही पूरे कंप्यूटर का हमारे क्या होता है, यही ब्रेन होता है, यही हमारा जो है इसका ब्रेन होता है। तो ब्रेन होता है यानी कि सारा काम यहीं पर होगा, सारा काम जो है यहीं पर होता है। और सारा काम जब यहीं पे होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर वर्कलोड होगा। जब वर्कलोड होगा तो इसमें हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होता है तो इसके ख़राब होने की या जल जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये हीट होने लगता है तो या तो ये बंद हो जाएगा या तो जल जाएगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर हमें कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। तो आप अगर सीपीयू खोल करके देखेंगे तो इसके ऊपर एक जो है कूलिंग सिस्टम लगा रहेगा, फ़ैन लगा रहेगा, जो इसको हर समय ठंडा करता रहता है। तो ये है हमारा सीपीयू। अब ये काम कैसे करता है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इन तीनों कंपोनेंट को मिला करके ये अपना सारा काम करता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर जो है बेसिकली 2 तरह का काम करता है, और रियल में 2 ही तरह के काम होते ही हैं, चाहे ह्यूमन करता हो चाहे मशीन करती हो। अब ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लगेगा, लेकिन देखा जा सकता है कि 2 तरह के काम हम लोग करते हैं। एक काम ऐसा जिसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे टाइम देखना हो गया, या फिर पैसे कैलकुलेट करने हो गए, स्पीड देखना हो गया। तो हमारी लाइफ में जो है एक तरह का ये काम होता है जिसमें नंबर्स का यूज़ होता है। और नंबर्स के साथ साथ में अगर हम दूसरा काम देखें तो दूसरा काम हमारा जो है लॉजिकल होता है, मतलब डिसीजन बेस्ड। एक तो नंबर नंबर के बेस पर हो गया, दूसरा जो है डिसीजन, जिसको हम कहते हैं लॉजिक, जिसको क्या कहते हैं, लॉजिकल लॉजिकल वर्क। लॉजिकल वर्क जैसे मतलब कि हमें बाहर जाना है कि नहीं जाना है, हमें मार्केट जाना है कि नहीं जाना है, हमें खाना खाना है कि नहीं खाना है। तो जहाँ पे डिसीजन लेना होता है उसको हम लॉजिकल वर्क कहते हैं। जिस भी काम में आपको डिसीजन लेना होता है, जैसे आपको ऑफिस आज जाना है कि नहीं जाना है, तो नहीं जाना है या जाना है, तो ये किस तरह का काम हुआ, लॉजिकल टास्क हुआ। ये आपका लॉजिकल टास्क हुआ। कितने बजे जाना है, कब जाना है, कितने घंटे काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारा आता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। यानी कि यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा होगा जिसको आपका माइंड एनालिसिस करता है और कैलकुलेट करता है। यानी 2 तरह के काम हम करते हैं, और इसीलिए जो है
हमें कंप्यूटर से भी काम कराने के लिए दो तरह के कामों की जो है उम्मीद की जाती है, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है हमारे काम को आसानी से कर सके। तो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है, पहला अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसमें आप देख सकते हैं एक पार्ट है अर्थमेटिक और दूसरा पार्ट है लॉजिक। तो लॉजिक पार्ट जो है डिसीजन लेगा, अर्थमेटिक पार्ट जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करता है। तो दोनों तरह का काम ये करता है, और यही रीज़न है कि कंप्यूटर हमारे रियल लाइफ में बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लेता है काम करने में। यानी ये हमारे काम को आसानी से कर पाता है, क्योंकि वो सारे काम ये करता है जो आदमी का एक दिमाग काम करता है। और दूसरा यहाँ पर है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे एएलयू का। ये इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो भी आदेश जो है यूज़र की तरफ से दिया जाएगा, वो किस डिवाइस में जाना चाहिए सॉरी जिस डिवाइस में जाना चाहिए, वो ये सारी चीज़ कंट्रोल करता है। मीन्स कंप्यूटर में जो भी काम होता है कंटिन्यूअस क्या होता है, डेटा का फ्लो होता है। तो इनपुट डिवाइस से आउटपुट में जाना है या मेमोरी में जाना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये डेटा को कंट्रोल करता है। अब जैसे कोई बाइक होती है, तो बाइक को अगर हम चलाते हैं तो बाइक में एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जिससे आप ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोक पाते हैं, एक्सेलरेट कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी एक सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है, जो इसके डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो सीयू पार्ट हमारा जो है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा किस डायरेक्शन में फ़्लो होगा, किस डिवाइस की तरफ फ़्लो होगा। ये सारी चीज़ें हमारा सीयू देखता है। और तीसरा है हमारा जो है रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, ये दोस्तों, ये जो है जो मेमोरी होती है ना, ये एक इंटरनल मेमोरी होती है, और ये सबसे छोटी मेमोरी मानी जाती है कंप्यूटर की। यानी कि कंप्यूटर में अगर आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट मेमोरी इज विच वन, तो आपका जो है रजिस्टर होता है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी होती है वो रजिस्टर होता है। तो ये स्टोर क्या करता है, देखो, रजिस्टर सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा हमारा जो है कैश मेमोरी होता है। यानी कि कैश मेमोरी जो है सबसे रजिस्टर के बाद होता है। यानी कि कैश मेमोरी जो है रजिस्टर के बाद होता है। यानी सबसे छोटा रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद जो है हमारा जो है रैम होता है। कौन होता है, रैम होता है। रैम रैम के बाद हमारा जो है एसएसडी या हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी जिसको बोलते हैं। अब तो इसके साथ साथ में एसएसडी भी आ रहा है। तो एसएसडी जो है एचडीडी से फास्ट काम करता है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये हमारा जो है मेमोरी का सीक्वेंस है। सबसे छोटा जो है हमारा रजिस्टर हो जाता है, फिर उसके बाद कैश हो जाता है, फिर रैम हो जाता है, फिर हार्ड डिस्क हो जाता है। ये कभी कभी सीक्वेंस भी एग्ज़ाम में पूछता है, कई बार पूछा हुआ भी है ये, कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क या एसएसडी। तो ये जो है जो सीपीयू होता है हमारा, सीपीयू, इसका जो है सारा ये कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर कंप्यूटर की जो मेमोरी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, तो कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है। दो पार्ट में कंप्यूटर की मेमोरी को डिवाइड किया जाता है, एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरा जो है सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है और सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है, ये हम देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर के इनसाइड होती है। सबसे पहली बात, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, ये कंप्यूटर के इनसाइड होती है। और कंप्यूटर जब कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर जिसको कहते हैं, जब वो प्रोसेस करता है या कोई काम करता है, तो इसी रैम का इस्तेमाल करता है। इसी रैम मेमोरी का जो है इस्तेमाल करता है। जैसे कि जब भी कोई प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, तो वो जो प्रोग्राम की फाइल्स होती हैं वो हमारे रैम में स्टोर होती हैं। तो जब वो रैम में स्टोर होती हैं, तो हमारा जो सीपीयू है, जो हमारा प्रोसेसर है, वो इसको इस्तेमाल कर पाता है।
उसको क्या कर पाता है, उसको इस्तेमाल कर पाता है। यानी कि रैम को इस्तेमाल करने के लिए रैम विशेष करके हमारा जो सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारा काम करता है वो रैम को इस्तेमाल करता है। रोम क्या है? रोम रोम एक इनबिल्ट मेमोरी होता है जो मदरबोर्ड में, मतलब कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है इनसाइड। और इसमें जैसे बायोस होता है ना, बायोस 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 मतलब BIOS, ये याद कर लीजिएगा। बायोस बायोस का फुल फॉर्म आता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस जो है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। यानी जब आप कंप्यूटर आपका बंद रहता है और उस समय जब पावर बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखता होगा। यानी कि वो बेसिक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है। ठीक है। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस जो है एक ऐसी मेमोरी में इंस्टॉल होता है जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसमें से प्रोग्राम को हटा नहीं सकते हैं। अगर हम चाहें तो उस मेमोरी में से, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें से हम कोई प्रोग्राम अगर एक बार इंस्टॉल कर दें तो उसको हटा नहीं सकते हैं। तो चूँकि ये बेसिक प्रोग्राम होता है, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए हम इसको रोम में इंस्टॉल करते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको रोम में डालते हैं ताकि कोई इसको हटा ना सके, क्योंकि अगर ये हट जाएगा तो आपका कंप्यूटर डंप हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा, फिर वो कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये जो बायोस होता है ये ऐसी मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है जिसमें से आप प्रोग्राम को हटा नहीं सकते हैं। और ये जो रैम है आपका ना, ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब वो उस मेमोरी को वोलेटाइल कहते हैं जिसमें से प्रोग्राम हम हटा सकते हैं। यानी कि लाइट कट ऑफ हो जाए, अगर कंप्यूटर हमारा बंद हो जाए तो रैम में जो भी डेटा रहता है वो क्लीन हो जाता है। यानी इसमें टेम्पररी डेटा हमारा स्टोर होता है। तो इस तरीके से ये जो है हमेशा अपडेट होती रहती है। अपडेट का मतलब कि अभी प्रोग्राम हम कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो रैम का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे प्रोग्राम बंद करेंगे वो क्लीन हो जाएगा, यहाँ से रैम खाली हो जाता है। वहीं पर इसका ये उल्टा होता है, इसमें से डेटा नहीं रिमूव होता है। एक बार जो इंस्टॉल हो गया इसमें बेसिक डेटा डेटा या सॉफ्टवेयर, तो वो हम नहीं हटा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी जो मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी। इसको जो है सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में खास करके क्या होता है, वो मेमोरी जिसको हम लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। कंप्यूटर में वो मेमोरी जो बाहर से इस्तेमाल की जाती है, ऐसे CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका प्रोसेसिंग में कोई योगदान नहीं होता है। यानी कि ये जो मेमोरी होती है ये वन टाइम यूज़ हुआ, फिर आप इसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा काम चलता रहेगा। ठीक है। तो आपका पेन ड्राइव और CD DVD ये हमारा जो है रिमूवेबल होती है, यानी इनको हम हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, इसको हम जो है डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसमें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। इसमें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, यानी वो प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को हैंडल करता है। यानी कि जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में चलता रहता है। तो इस वजह से हम हार्ड डिस्क को नहीं निकालेंगे। हार्ड डिस्क इसलिए फिक्स कर दी जाती है कंप्यूटर में। बाकी पेन ड्राइव, CD ड्राइव ये आप जो जब चाहें तब निकाल सकते हैं। प्रोग्राम का यूज़ इसको लगा करके इसमें से जो भी गाना या फिर कोई प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करके वापस आप इसको निकाल लेंगे, प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें विंडोज़ स्टोर होता है। विंडोज़ हो गया, मैकओएस हो गया, तो इसी हार्ड डिस्क में ही होता है। जब कंप्यूटर आप ओपन करते होंगे तो आपको लोकल डिस्क C दिखाई देता होगा, लोकल डिस्क D दिखाई देता होगा, लोकल डिस्क E दिखाई देता होगा। तो C आपका जो है आपका C जो है क्या कहते हैं, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि कंप्यूटर में C D E F जो है मेमोरी का जो है लोकल डिस्क, ये पार्टीशन आपको दिखाई देता है, लेकिन B नहीं दिखाई देता। कभी भी B आपको नहीं मिलेगा, कभी भी A नहीं आपको मिलेगा।
तो आखिर ये क्या लॉजिक है कि हमारा बी नहीं आता है, ए नहीं आता है, सी और डी आता है? देखिए, पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप और जो है फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। पहले जो है मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होता था, तो उस समय हम ए ड्राइव यूज़ करते थे। उसके बाद हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आया, तो उसके लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए हमारा बी सेक्शन यूज़ किया जाता था, बी लेवल। तो अब ये दोनों ख़त्म हो गया है, ये दोनों टाइप की जो मेमोरी होती है अब इस्तेमाल में नहीं रहती है। इसी वजह से ये अलॉटेड जो लेवल है ये हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है पहले ए और बी, पहले ये मैग्नेटिक टेप के लिए और ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए होता था। अब हमारा जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए हमारा सी है, और ये बाकी सारे उसके पार्टीशन हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये द्वितीयक मेमोरी हो गया। द्वितीयक मेमोरी वही मेमोरी होती है जो हम परमानेंट डेटा में स्टोर करते हैं, और इसको हम लगा करके कंप्यूटर में वापस निकाल सकते हैं, लेकिन इनको प्राइमरी मेमोरी को हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? अब देखिए यहाँ पर जो है कंप्यूटर, एक तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक कार्य के आधार पर, दूसरा जो है आकार के आधार पर। यानी कार्य जो है के आधार पर हम तीन तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एक तो जो एनालॉग कंप्यूटर है ये हमारा मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। जैसे कोई पेशेंट भर्ती होता है जब, तो आपको आईसीयू में दिखाई देता होगा एक मॉनिटर ऐसे लगा रहता है, और उस पर जो है ऐसे जो है जिगजैग लाइंस चलती रहती हैं, और मरीज़ के हाथ में जो है एक जैसे क्या कहते हैं चिमटी जैसा होता है, हाथ में लाके पकड़ा देते हैं, और वो आपके नब्ज़ को मेज़र करता रहता है। तो वो क्या करता है ना, ये इस तरह के डेटा को रीड करने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसमें जो है डेटा एक्यूरेट नहीं होता है, एनालॉग कंप्यूटर में डेटा जो है की एक्यूरेसी नहीं होती है। क्यों क्यों एक्यूरेसी नहीं होती है? क्योंकि इसमें जो है ना, इसका जो सिग्नल होता है, इसमें जो सिग्नल फ्लो होता है ना, वो ऐसे फ्लो होता है, ऐसे ऐसे फ्लो होता है। सॉरी, ये ऊपर चला गया, ऐसे जो है फ्लो होता है। तो यानी कि कभी कभी डेटा की वैल्यू हाई, कभी लो होगी। तो इस तरह का जो है जो सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है, और इसी तरह के सिग्नल्स हमारे जो है एनालॉग कंप्यूटर में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें आजकल जो है हम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। जो कंप्यूटर सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ करता है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, और 0 और 1 को हम जो है डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कंप्यूटर होता है जो जीरो मेमोरी का इस्तेमाल करता है उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। आजकल जो हम कंप्यूटर अपने पढ़ाई में या जो डेली यूज़ में लाते हैं वो सारे कंप्यूटर्स जो है डिजिटल कहलाते हैं। और इसका जो सिग्नल होता है ऐसे वर्टिकल सीधा ऊपर जाता है, फिर सीधे नीचे आता है, फिर सीधा ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे चलता है। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस फॉर्म में चलता है हमारा जो है डिजिटल कंप्यूटर का सिग्नल। और जब दोनों सिग्नल को मिला करके जो है कंप्यूटर बनाते हैं, यानी वो कंप्यूटर जो दोनों सिग्नल को फॉलो करता है वो हमारा कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये स्पेस रिसर्च क्या कहते हैं, स्पेस रिसर्च में या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं वो विशेष करके ये हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर हमारा जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये हमारा जो है कार्य के आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर हो गए। आकार के आधार पर देख लें तो हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स वो सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स फिर आ जाता है, ये सब सर्वर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं, ये बड़े बड़े सर्वर में इनका इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक कार्य में इसका यूज़ होता है। तो ये चार तरह के कंप्यूटर हमारा जो है आकार के आधार पे हो गए। ये सबसे छोटा होता है, ये उससे बड़ा होता है, ये उससे भी बड़ा होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये जो है चार तरह के जो है आकार के आधार पर और तीन तरह के जो है कार्य के आधार पर कंप्यूटर हो गए।
अब चूँकि जो है कंप्यूटर आजकल का जो कंप्यूटर हमारा वो एआई इनेबल्ड कंप्यूटर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ तक जो हमारा कंप्यूटर का जो एज पहुँचा है, ये सडनली नहीं आया होगा। कहीं न कहीं तो इसकी शुरुआत हुई होगी। तो स्टार्टिंग में जो हमारे कंप्यूटर्स आते थे, उनका धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे-जैसे डेवलप होता गया, उसकी एज को हम जनरेशन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला जो कंप्यूटर होता था, वो काफ़ी बड़ा होता था और उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल जो है एक सिलेंडर के आकार का जो है एक डिवाइस होती थी, जिसको प्रोसेसिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वो प्रोसेसिंग का काम करता था बेसिकली। तो अब जो है ये जो वैक्यूम ट्यूब होता है, इसकी साइज़ बड़ी होती थी और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे, वो काफ़ी बड़े होते थे। कहा जाए जो है पहली पीढ़ी कंप्यूटर जो है कम से कम 3 से 4 कमरों के बराबर का स्पेस लेते थे अपने इंस्टॉलेशन के लिए, तो काफ़ी बड़ा साइज़ होता था इनका। तो फिर धीरे-धीरे जो है ट्रांजिस्टर की खोज हुई, तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया, दूसरी पीढ़ी कही जाने लगी ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब यानी लगभग 10 ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के बराबर अकेला ट्रांजिस्टर होता था। तो जिसकी वजह से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो है साइज़ और स्पीड और बिजली कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ये सब कम हो गया। तो इसको सेकेंड जनरेशन कहते हैं। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी की डिस्कवरी हुई। आईसी आईसी जो है इससे कई गुना पावरफुल, ट्रांजिस्टर से कई गुना पावरफुल, और कंप्यूटर की जो साइज़ है वो टेबल टॉप पर आ गई, यानी कि ये बहुत कंप्यूटर हमारा काफ़ी छोटा हो गया। तो काफ़ी छोटा होने की वजह से उसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ने लगी और हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो है तेज़ी से विस्तार होने लगा। फोर्थ जनरेशन आते आते हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया। माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो आईसी के कई गुना तेज़ काम करने वाला हो गया, तो और कंप्यूटर हमारा लैपटॉप के फॉर्म में आ गया, यानी कि काफ़ी पोर्टेबल हो गया। तो फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर, फिर जो है पाँचवीं पीढ़ी हमारा आ गया, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। तो कुल 5 पीढ़ी है। इन पीढ़ियों के बारे में हम अगली वीडियो में जो है डिस्क्राइब करेंगे पूरा डिटेल्स में। ये इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है आपका। तो उसमें हम विस्तार से हर एक जनरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन भी अच्छा खासा बनता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम एक जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिए कि हमारे पास कुल 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, जिसमें आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, और सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल इतना याद रखना है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। अब कंप्यूटर के पार्ट जो है बेसिकली जो है 2 होते हैं। एक होता है हमारा हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये भी आपका विशेष एक अलग से टॉपिक है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे अगले वीडियो में। आगे हम इसका वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सभी प्रकार के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में ले लेते हैं। हार्डवेयर वे सारे पार्ट होते हैं कि जिनको हम अपने हाथ से छू पाते हैं और देख पाते हैं, तो वो सारे पार्ट हमारे जो है हार्डवेयर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब मोस्ट कॉमनली जो हम आप देख पाते हैं अपने कंप्यूटर में वो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर लगा है तो वो भी है। ये सारे जो है डिवाइसेस हमारे जो है क्या हैं, हार्डवेयर हैं, जिनको हम छू पाते हैं और देख पाते हैं। अब इन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? रिटन कमांड्स होते हैं। जैसे कमांड देते हैं तो उनको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख करके स्टेप वाइज प्रोग्राम के रूप में जब कंप्यूटर को देते हैं तो वही हमारा कहलाता है निर्देशों का समूह या फिर सॉफ्टवेयर। तो उससे हमारे जो है हम अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर पाते हैं और उनसे अपना काम ले पाते हैं। तो निर्देशों का समूह हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे
कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को रेडी करता है काम करने के लिए। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब आपका मोबाइल या कंप्यूटर स्विच ऑफ रहता है, तो क्या आप अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर पाते हैं? जवाब आएगा कि नहीं, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बंद होता है। तो जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपको दिखता होगा कि कुछ देर के लिए हमारे स्क्रीन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो हमारा बायोस प्रोग्राम हो जाता है। तो बायोस प्रोग्राम क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क में जो स्टोर सॉफ्टवेयर है उसको लोड करता है, तो जिसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जब बूटिंग हो जाती है तो आपको दिखता होगा कि हमारा एक विंडोज़ ओपन होता है, या फिर मैक ओएस सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो करके हमारी स्क्रीन पर आता है, तो जिससे हमको ये पता चलता है कि हाँ, हमारा कंप्यूटर रेडी हो गया काम करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर को रेडी करता है हमारे काम को करने के लिए। तो बहुत आसान सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को काम करने के लिए योग्य बनाता है, रेडी बनाता है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जब रेडी हो जाता है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है हम अपना काम करते हैं। अब ऐसे इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही जब मोबाइल ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। उसके बाद मान लीजिए आपको फ़ोटो खींचना है या किसी को मैसेज करना है, सपोज़ आपको फ़ोटो खींचना है, तो आप किसी न किसी विशेष एप्लीकेशन को ढूँढेंगे मोबाइल में। तो कौन सा एप्लीकेशन ढूँढेंगे? कैमरा। तो कैमरा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हालाँकि आपका मोबाइल तो ऑन है, लेकिन मोबाइल ऑन होने से आपका फ़ोटो तब तक नहीं खींचा जाएगा जब तक आप उस तरह का एप्लीकेशन नहीं ओपन करेंगे। तो एप्लीकेशन हमारा जो है एक विशेष तरह के कार्य को करने का सॉफ्टवेयर होता है। अब ऐसे मैसेज करना है आपको तो फिर आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे या मैसेज एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो उसके माध्यम से आप अपना काम कर पाते हैं। हालाँकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल को रेडी किए कर देता है उसके बाद भी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। सीधी सी भाषा हम ये कह सकते हैं। इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो आपने देखा ही होगा कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देता है, यानी कि एक स्क्रीन खुल करके आता है, जहाँ से आपको सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं किस एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो अगर मान लीजिए आपको जो है गाना सुनना है तो आप क्या करेंगे? आप एक एप्लीकेशन ढूँढेंगे, तो वो एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको एक प्लेटफ़ॉर्म हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बना कर के देता है, जहाँ से आप नेविगेट कर पाते हैं। तो अगर एप्लीकेशन नहीं ओपन है, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं है, तो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये एक इंटरफ़ेस क्रिएट करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। यह कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे निर्देशानुसार हार्डवेयर कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो है हमारे हार्डवेयर और जो उसमें एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए गए हैं, उनके बीच भी एक जो है संबंध स्थापित करता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, तो आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो कहाँ पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे क्या? एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे या नोटपैड ओपन कर लेंगे। उसमें आप टाइप करेंगे अपने एप्लीकेशन को। तो अपने एप्लीकेशन को टाइप करने के बाद आपको प्रिंट करना होगा। तो जब प्रिंट करना होगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक कमांड प्रेस करेंगे या फिर उसमें प्रिंट बटन को प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा? आप हार्डवेयर को एक्टिव करेगा। हार्डवेयर मतलब आपका जो प्रिंटर है उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये सारा जो इंटरफेस है ना, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। मोबाइल के केस में आप देख लीजिए, मोबाइल अगर ओपन है तो फिर वहाँ पे जो है आप मोबाइल में एप्लीकेशन ढूंढेंगे। जैसे कैमरा, कैमरा आपको क्या करेगा? जो कैमरा हार्डवेयर लगा हुआ है, पीछे आपको जो कैमरा दिखाई देता है उसको आप देखेंगे तो वो हार्डवेयर है। तो उसको कौन चलाता है? कैमरा एप्लीकेशन चलाता है। और कैमरा एप्लीकेशन जो है, कैमरा एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है आपके मोबाइल में, उसके और कैमरा जो हार्डवेयर पीछे लगा है उसके बीच में हमारा संबंध कौन स्थापित करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम।
इस तरीके से यह मेमोरी को भी मैनेज करता है, यानी कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो भी कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब इसको ये ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं और आप उसमें काम करते हैं, तो उस समय काम करने के बाद आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। जब आप सेव करते हैं ना, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी वो कौन अलॉट करता है? क्योंकि मेमोरी तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है उस एप्लीकेशन के लिए क्या अलॉट करेगा? मेमोरी अलॉट करेगा, और उतनी ही मेमोरी अलॉट करेगा जितनी उस एप्लीकेशन को ज़रूरत है। तो ये सारा काम कौन देखता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, जिसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, और चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसाय, मौसम विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे रिजर्वेशन, यातायात एवं परिवहन, सुरक्षा, इन सभी चीज़ों में। तो ये तो कुछ लिमिटेड जो है सर्विसेज हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मनुष्य के, आदमी के जितने भी काम के फील्ड होते हैं, हर फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी भर भर के इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपना काम जो है आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर के इस्तेमाल से विश्वसनीयता बहुत बढ़ती है, क्योंकि ये अपने काम में क्या करता है? एक्यूरेसी रखता है। तो इसलिए आदमी के हर एक काम, हर एक फील्ड में, कार्य क्षेत्र में जो है कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो ये रहा इस वीडियो में। यहाँ तक आपको मैंने जो चीज़ें बताई, अब इससे संबंधित हम जो है एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे, और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसका लाइव टेस्ट अगर देखना चाहते हैं एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए, तो आप टारगेट पीडीएफ पर रजिस्टर करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।